डैश मारा। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आ सकता है, क्या है पता है? हाँ, यहाँ आ जाए। कहाँ गया भाई? यही है ना जैन केंद्रीय सिद्धांत है, तत्सापेक्षतावादी बहुतवादी वस्तुवाद। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन के केंद्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। रेयर एंड रेयर केस में आएगा, फिर से बोल रहा हूं, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। कितने नंबर का आएगा? 5। तो 5 नंबर में आधा भाग कट के आएगा, आ जाएगा। चलो जल्दी से जैन लिखा, डैश मारो। अब जैन के दो क्वेश्चन है, एक है जो कई बार पूछ लिया उन्होंने, आगे भी पूछेंगे। कौन सा भाई? स्यादवाद। और दूसरा कौन सा है? ये अगर स्यादवाद पूछेंगे तो 5 नंबर, अनेकांतवाद पूछेंगे तो। लेकिन कभी कभी, फिर से बोल रहा हूं, मैं काट के लिखाना सिखा दूंगा, कभी कभी स्यादवाद 20 नंबर में आ गया, तब हमारे पास क्या, हम तो कितना नंबर तैयार करके गए? 5। तब हमारे साथ समस्या आ सकती है। इसीलिए मैं स्यादवाद को न तो 5 नंबर के लायक, न तो 20 नंबर के लायक, बीच का पढ़ा देता हूं। चलेगा? आगे मैं उसको बढ़ाने का तरीका सिखा दूंगा और काटने का भी तरीका सिखा दूंगा, दोनों से काम चला लेंगे, है ना? कौन से वाद? स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? सापेक्षतावाद। तय। चलो पहले जैन हेडिंग डालो, जल्दी से डाल दिया, और ये पहले लिख दो जैन के नीचे सापेक्षतावादी बहुतवादी वस्तुवाद। इतना अभी ढांचा बना के रख लेंगे, तो यहां से मेरे को बार बार लिखने में फायदा मिलेगा। बीच में क्या लिखा? जैन। ऐसे ही लाइन खींचो, इधर लिखेंगे सापेक्षतावादी बहुतवादी वस्तुवाद। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, है ना? बढ़ा लिया। कोष्टक में क्या लिखोगे? जल्दी बोलो भाई। केंद्रीय सिद्धांत। हो गया लिखकर? अब इस केंद्रीय सिद्धांत के बाद ये सापेक्षतावाद के नीचे डैश मार के नीचे क्या है? क्या है? ज्ञान मीमांसा। खींचो जल्दी। ज्ञान मीमांसा। उस ज्ञान मीमांसा में कौन सा सिद्धांत है? सापेक्षतावाद। खींचो जल्दी से सापेक्षतावाद। खींच दिया। सापेक्षतावाद के नीचे फिर खींचो स्यादवाद। जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्या लिखा? स्यादवाद। स्यादवाद के नीचे फिर डैश खींचो सप्तभंगी नय। क्या बोला? सप्तभंगी नय। लिखो जल्दी जल्दी, सप्तभंगी नय। अब ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन सप्तभंगी नय भी 5 नंबर में आ सकता है, स्यादवाद आ सकता है, सापेक्षतावाद आ सकता है। ठीक है, समझ गए बात, है ना? या ये कुछ नहीं आया तो सबसे नीचे में आ जाएगा कैवल्य। जल्दी से खींचो। क्या? कैवल्य। क्या आ जाएगा? कैवल्य। तो भी यही चलेगा। एक तरफ से सारणी बन गई, दूसरे पक्ष में आओ जल्दी। ये बहुतवादी वस्तुवाद के नीचे डैश खींचो। बहुतवादी वस्तुवाद के नीचे डैश खींच के, हाँ क्या है ये? ज्ञान मीमांसा नहीं बल्कि तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के नीचे डैश खींचो। फटाफट खींचते जाओ भाई। हैं? बहुतवादी वस्तुवाद के नीचे क्या लिखा? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के नीचे, हाँ सॉरी, तत्व मीमांसा के नीचे अनेकांतवाद। खींच दिया। अनेकांतवाद के नीचे डैश खींचो अनेकात्मवाद। अनेकांत अलग है, अनेकात्म अलग है। अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद हो गया क्या? अनेकात्मवाद के नीचे फिर डैश खींचो अनंत चतुष्टय। मॉडल आंसर पढ़ के आए हो? बोला था भाई पढ़ के आने के लिए। वहां पर 3 नंबर का प्रश्न अनंत चतुष्टय इस बार आया था 2020 में। कौन सा? अनंत चतुष्टय आया था ना? ठीक है, क्या लिखा भाई? क्या लिख दिया? अनंत चतुष्टय। फिर डैश खींचो त्रिरत्न। खींच दिया। क्या खींच लिए? डैश मारो त्रिरत्न के सामने। सामने बोला हूं, है ना? त्रिरत्न 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जल्दी लिखो। ऐसा ऐसा बना के लिखते हैं। यहां खींचा, ऐसे ऐसे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। हो गया क्या? सम्यक ज्ञान,
सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सबसे लास्ट में क्या लिखा? सम्यक चरित्र के सामने यहां लिखा है, देखो ये ऐसे, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र के सामने डैश खींचो। सम्यक चरित्र के सामने पंच महाव्रत। पंच महाव्रत अक्षर सब लोग छोटे बनाएंगे। पहली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने छोटे बना सकते हो उतना फायदा। क्या लिखा? पंच महाव्रत 5 बार पूछ लिए 2008 से लेकर अब तक। कितने बार? अब ऊपर की स्टोरी सब पता है। देखो, अगर क्या पूछ लिया, पंच महाव्रत पूछा जा सकता है कि नहीं? अब आपके पास एक स्टोरी बना दी हमने कि अगर पंच महाव्रत पूछेगा तो कितने नंबर में, तो मैं ऊपर की सारी स्टोरी को 2 लाइन में खत्म करूंगा। करो खत्म। कुछ समझ में आया मेरी बात? क्या पूछा? पंच महाव्रत पूछा तो ऊपर की सारी स्टोरी जितनी आ गई ऊपर में, उसको कितने लाइन में समेटूंगा? 2 लाइन में। बस यही आर्ट सीखना है। समझ में आ गया? जैन अपनी तत्व मीमांसा, जैन अपनी क्या, कौन सा नाम है उसका? जैन अपनी बहुतवादी वस्तुवादी क्या, तत्व मीमांसा में क्या, अनेकांतवाद। कौन सा? अनेकांतवाद। कामा अनेकात्मवाद में आत्मा के स्वरूप को अनंत चतुष्टय कहता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? और अनंत चतुष्टय लोभ मोह माया के कारण, लोभ मोह माया के कारण बंधनग्रस्त होता है। और त्रिरत्न, क्या नाम है? त्रिरत्न कौन कौन से? त्रिरत्नों है ना, उसमें अंतिम कौन सा? सम्यक चरित्र के अंतर्गत कौन आया? एक पैराग्राफ में आपको समेटना है। कितने पैराग्राफ में समेट लोगे? अब आप सीधे किस पर आओगे? पंच महाव्रत शुरू करेंगे। पंच महाव्रत डेस और सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह लिखा? लिख दिया कि नहीं? आपके पास लाइन कितनी थी? 10। अरे 10 लाइनें हैं। कितनी है भाई? अभी तक आपने ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनें खर्च कर दी होगी, मान सकता हूं। जैन का परिचय देने में 1 लाइन कम करो। अब उसको जैन का परिचय देने में कितनी लाइन? 1 लाइन। सब मालूम है क्या क्या लिखना है। तो पहले से कट और क्या है, पेस्ट। मतलब आपको पहले से बहुत कुछ पता है कि ये तो लिखना ही है, और कभी भूल रहे हो तो लास्ट वाला पेज रहता है ना, काय का रफ वाला रहता है क्या, वहां जाके पहले ही लिख के रख लो। यहां से उठा के लिखूंगा, भूल जाऊंगा तो। कई बार ऐसा होता है ना, तो आप कुछ कुछ काम पहले से कर दिया करो। लेकिन कॉपी मिलने के पहले करने के बाद थोड़ा लफड़ा हो जाता है। एक बार हो गया हमारे साथ, 2000 कौन सा लिख रहा था मैं, 17 लिख रहा था, अच्छे से याद है। तो निबंध का पेपर था। अब वो कॉपी पहले ही दे देते हैं। हमको तो मालूम था कि ये कट करके क्या मारना है, पेस्ट। हम आराम से जा करके ढांचा बना रहे थे। हमको मालूम है कोई भी निबंध आएगा यही कट करके पेस्ट मारना है। मैं ऐसा निबंध सिखा दूंगा। आप दुनिया का कोई निबंध दो, मुझे लिखना यही है, इतना पहले से तैयार है, कट करके पेस्ट। 100 में से 75 हर बार आएगा, आएगा ही। 5-6 प्रकार से निबंध लिखा जाता है, वो सब मैं सिखा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने विकास सर से ही पढ़ा है। किससे पढ़ा है? सही है। तो हम लोग 2009 में उनके पास जाते थे पढ़ने। पहला दूसरा यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद 2009 में हमको लगा निबंध पे थोड़ा ठीक ठाक काम करना चाहिए, उसमें नंबर नहीं आ रहे थे। हमने लिखा, मेरी एक कॉपी दिखाऊंगा जब मैंने उन्हें मेरी चेक की है, आतंक नक्सलवाद पर है। किस पर? और नक्सलवाद का निबंध लिखने जाना था। हमको अचानक पता चला कि अरे आज तो टेस्ट है, टेस्ट देने जाना है। हमने कहा अब तो सही मजा है, बिना पढ़े जाना है। बिना पढ़े जाओ तो फिर क्या निकलती है? फिर वही मालूम है आपको क्या निकलेगी? मौलिकता। बहुत अच्छा निबंध लिखा है, आप लोगों को बांट देंगे हम, उसको पढ़िएगा कभी। मैंने 2009 में लिखा था और 2000 क्या आ गया 22, और इस बार तो मैं और ज़्यादा क्या हो चुका हूँ, परिपक्व। 2009 में उतना नहीं था, फिर भी अच्छा निबंध था, ठीक है? क्या बात चल रही है भाई? क्या लिख रहे हो आप? पंच महाव्रत। स्टोरी कैसे समेटेंगे? पता चला? समेट लोगे ना? किस पर? पंच महाव्रत। क्योंकि वो बार बार पंच महाव्रत पूछते हैं, बार बार पंच महाव्रत। कितने नंबर में? 5 नंबर। शुरू में परिचय खत्म, परिचय के बाद ये स्टोरी खत्म। इस स्टोरी को अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा
तो जो भी चेक करने वाला है ना, वो व्यक्ति फिलॉसफी का प्रोफेसर है। क्या समझ रहे हो आप लोग? आजकल आपकी जो कॉपियां हैं विशेषज्ञ चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके स्तर पर बात कर रहे हैं, कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, और आपको संक्षेप में अपनी बात कहना आता है, कलेक्टर साहब को समझाना आता है ना आपको, यही तो कर रहे हो आप, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, अंतिम में जाकर क्या लिख दिया, पंच महाव्रत काट के टेस्ट मारा। सबको मालूम है सत्य अहिंसा अस्तेय, और आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंच महाव्रत सीधे शुरू करते, क्या, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और आप ऐसा शुरू करें, अंतर आएगा कि नहीं? आ जाएगा अंतर। आपको एक नंबर तो कम से कम ज्यादा मिलेगा। कितने नंबर? ऐसे ही एक एक नंबर हमको जुगाड़ करना है, तब आएगी हमारी क्या, रैंक। पता चल गया? ठीक है, चलो 2 भाग हो गए सबके पास, हमने जुगाड़ बना लिए हैं, अब बस लिखना है और बढ़ना है। मैं सब दर्शन में आपको ऐसा ऐसा बता दूंगा, वैसा आप लिख के आ जाना, ठीक है। जैन, नया पेज ले लो, अच्छा बात होगा, क्योंकि भर गया होगा शायद। भरा क्या? नहीं भरा, कोई बात। किसकी बात कर लें, स्यादवाद, सापेक्षतावाद, जो बोलो चलेगा, यही क्वेश्चन आएगा आपको, स्यादवाद या सापेक्षतावाद। जल्दी जल्दी फॉर्मेटिंग करें, स्यादवाद या सापेक्षतावाद। कितने नंबर में? 5 नंबर। लेकिन मैं 5 नंबर के लायक नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा था आपसे यदि क्वेश्चन कितने नंबर का आ जाए, 20 का भी आ जाए तो अपने पास जुगाड़ तो चाहिए, चाहिए कि नहीं? पहला नंबर सबको मालूम है, जल्दी लिखो और छोड़ो। हाँ, परिचय लिख देंगे। किसका परिचय लिखोगे? जैन का, हो गया। दूसरा नंबर में इसकी बात कर दोगे, कौन से की, केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है, सबको मालूम है। केंद्रीय सिद्धांत का ये कौन सा पक्ष है? नहीं, बताओ ना कौन सा पक्ष है? हाँ, ज्ञान मीमांसी, ज्ञान मीमांसी पक्ष हो गया तीसरा नंबर। अब चले सापेक्षतावाद, क्या चीज, सापेक्षतावाद क्या, यही तो ना, ये तो बताना पड़ेगा आपको। सापेक्षतावाद क्या, तो नीचे एक लाइन लिख दो जल्दी से। प्रत्येक ज्ञान अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। प्रत्येक ज्ञान अनिवार्यतः प्रत्येक ज्ञान अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। थोड़ा स्पीड से लिखेंगे बस, यही उनका मूल स्टेटमेंट है। प्रत्येक ज्ञान अनिवार्यतः कैसा होता है, सापेक्षिक होता है। इसको इन्वर्टेड कामा में बंद करो, आगे पीछे से कर दिया। इसी बात को अब उनको दर्शन किस पर चलता है, जल्दी बोलो, तर्क पर। इनको क्या देना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए जल्दी से लिखो तर्क। उन्होंने तर्क दिया फटाफट। पहला नंबर, एक ही वस्तु एक समय पर मीठी और दूसरे समय पर खट्टी। जल्दी लिख दो, मीठी खट्टी। आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एक ही वस्तु क्या एक समय पर कैसी होती है, मीठी होती है, और दूसरे समय पर खट्टी होती है। ज्ञान हमारा कैसा हुआ, सापेक्षिक हुआ, हुआ कि नहीं? हाँ। दूसरा, एक ही वस्तु एक समय पर गर्म, दूसरे समय पर ठंडी। जल्दी जल्दी तर्क दो। एक समय पर ठंडी और एक समय पर गर्म होती है। तीसरा नंबर, ये सापेक्षिक ज्ञान पर जो उनकी मूल बात है वो ये है। ये दोनों उदाहरण तो सरल है, यदि आप चाहें तो इन दोनों को काट देना, ठीक है, अगर शब्द कम पड़े तो, और एकमात्र तर्क देना। वो तर्क ये है कि एक व्यक्ति को देखते हैं, एक्स वाई जो कोई भी, उसमें बहुत सारे गुण हैं। मनुष्य में बहुत सारे गुण होते हैं कि नहीं? एक समय पर एक गुण दिखता है, एक समय पर, और बहुत सारे गुण कहाँ रहते हैं, अंदर छिपे रहते हैं।
एक गुण को देखकर उसके बारे में बताना कि ये फला व्यक्ति ऐसा है, क्या सही है? क्योंकि उसी व्यक्ति को जब हम सुबह देखते हैं तो पता है कुछ और दिखता है, और शाम को उसका दूसरा गुण व्यक्त होता है, शाम को उसका दूसरा गुण व्यक्त होता है ना। मतलब वस्तु के अंदर अनेक गुण अव्यक्त रहते हैं, कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं। उन गुणों को देख करके जो भी चीजें आपको मिल रही है वो ज्ञान ठीक नहीं है, वो ज्ञान सापेक्षिक है। कुछ गुण कुछ दिन बाद बाहर निकलेंगे तो फिर उसके आधार पर आप उसको कुछ और बोलने लगोगे, है ना। ऐसी बात जो वस्तु पर लागू होती है वैसी ही मनुष्य पर भी लागू होती है। मनुष्य में अनेक गुण होते हैं, एक समय विशेष पर एक गुण बाहर निकलता है, अन्य गुण कैसे रखते हैं? छुपे रहते हैं। ठीक है, वस्तु आबलिग कौन? मनुष्य में अनेक गुण कैसे रहते हैं भाई? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब दिखाई नहीं पड़ते, कुछ गुण दिखेंगे और कुछ गुण दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, ये स्टेटमेंट को जरूर लिखना है। अब जो दिख रहे हैं उनके आधार पर जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान कैसा होगा? सापेक्षिक ज्ञान। अभी आपको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ ज्ञान, कुछ चीजें छिपी हुई है। एक और बात बोल दूं जल्दी जल्दी, आपने महाभारत देखी है? अरे देखा होगा महाभारत सबने, लगभग सभी लोगों ने महाभारत देखी है ना। महाभारत के जितने पात्र हैं ध्यान से सुनिए, महाभारत के जितने पात्र, शकुनी, दुर्योधन, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, कृष्ण, गांधारी, धृतराष्ट्र और सब, कर्ण, अब हो गया और जोड़ देंगे, सब कोई और नहीं आप हैं। एक मनुष्य के भीतर महाभारत के सभी पात्र होते हैं। कभी आप शकुनी की भांति कुटिल हो जाते हो, किसकी भांति? कभी आप धृतराष्ट्र की भांति कैसे हो जाते हो? अंधे हो। और जब परीक्षा आ जाती है तो अर्जुन की भांति, सही। और कभी कभी आपकी गाड़ी कहीं गड्ढे में फंस जाती है तो आप क्या बन जाते हो? भीम। और कभी कभी अपने दोस्तों के बीच बड़ा नैतिक बात करते हो, क्या बनते हो? और आजकल के युवा अधिकांश तो श्री कृष्ण है। किधर है हम लोग? किधर है भाई? वस्तु में क्या अनेक गुण होते हैं, और महाभारत के सभी पात्र कहाँ हैं? यहाँ है कि नहीं? बताओ, गलत है कि सही है? आपके अंदर अनेक गुण है, कभी आप क्या बनते हो? भीम, तो कभी क्या बन जाते हो? युधिष्ठिर। दुर्योधन नहीं बनाते, अब वो दिक्कत है ना। कुछ समझ में आया बात? यही बात कौन कहना चाह रहे थे? जैन। सही बात कह रहे थे कि नहीं? ठीक है, तो मनुष्य के भीतर अनेक गुण होते हैं और जो कैसे रहते हैं भाई? अव्यक्त रहते हैं। एक समय पर एक गुण बाहर निकलता है, उस गुण को देखकर कहना कि मनुष्य भीम है तो गलत है। वो तो समय पर भीम बना है ना, इसीलिए हर ज्ञान कैसा हो जाएगा? सापेक्षिक हो जाएगा। ये कितने तर्क दे दिए उन्होंने? मनुष्य में अनेक गुण होते हैं, और अनेक गुण कैसे होते हैं? इनको देखकर कोई कैसा ज्ञान? निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसा ज्ञान मिलेगा आपको? तो मैं सीधे कह दूंगा कि यहाँ ज्ञान कैसा होता है? निरपेक्ष मत लिखो, अर्थात लिख दो नीचे, अर्थात ज्ञान कैसा होता है? सापेक्षिक। जल्दी लिखो। हो गया? चलो, क्या दिया भाई? जल्दी से बोलो। तर्क। तर्क के बाद वो अपने सिद्धांत की क्या करेंगे? व्याख्या। जल्दी लिखो, व्याख्या। हाँ, व्याख्या के सामने डेस्क करो। एक मिनट, एक चीज छूट गई, लिख दोगे? क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था? हमने तो सापेक्षतावाद को बोला है ना। किसको बोला? कि प्रत्येक ज्ञान अनिवार्यतः क्या होता है? सापेक्षिक होता है। वहां पर एक शब्द जोड़ दो, सिद्धांत के धरातल पर इसे स्यादवाद कहते हैं। ये लाइन जोड़ो वहां। प्रत्येक ज्ञान अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है, कहीं लिखा है? देखो देखो जल्दी से, प्रत्येक ज्ञान अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है, लिखा है। और सिद्धांत के धरातल पर इसे स्यादवाद कहते हैं। जल्दी लिख दो, सिद्धांत के धरातल पर इसे
क्या बोलते हैं? स्यादवाद कहते। वो तो छूट गया था हमारा, स्यादवाद ही क्या बोलते हैं? स्यादवाद कहते। हो गया। और स्यादवाद को सिद्ध करने के लिए कितने तर्क लिखे हो? 3। अगर समय नहीं रहेगा, शब्द नहीं रहेगा तो 2 काट दोगे, तो कौन सा बचेगा? मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा काट क्या दोगे, है ना। अगला नंबर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। व्याख्या। व्याख्या करके दिखानी है और उससे दिखाओगे। आपके पास चार्ट बना है, किससे? सप्तभंगी नय से, है ना। इसकी व्याख्या यानी स्यादवाद की व्याख्या सप्तभंगी नय से की। लिखो, व्याख्या किससे? सप्तभंगी नय से, सप्तभंगी नय से। अब पता चला कि स्यादवाद नहीं पूछा, क्या पूछ लिया? सप्तभंगी नय। तो फिर वही बात जो किसके लिए हुई थी? पंच महाव्रत में ऊपर की बातों को कैसे कंपेयर, कैसे लिखना पता चला कि नहीं? चल गया ना। ऊपर वाली बातें कट करके क्या करोगे? पेस्ट। पता है सबको क्या करना है। अब कहानी सुन ली हो आपने। अब आपको सप्तभंगी नय के लिए 7 लाइनें चाहिए, वहां पंच महाव्रत के लिए कितनी चाहिए थी? तो आप अपने पहले दिमाग में रखो कि 10 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10। तो ये सप्तभंगी नय में 7 तो लिखना ही पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी। सप्तभंगी नय, सप्त यानी कितने? 7। भंगी, नय का मतलब होता है कथन। नय का मतलब क्या होता है? कितने कथन? 7। जल्दी जल्दी लिखो। पहला स्याद, थोड़ा स्पीड से लिख दोगा। स्याद अस्ति। समय नहीं रहेगा तो इनका लिख दूंगा, व्याख्या लिखता ही नहीं मैं। अगर समय नहीं रहेगा तो व्याख्या नहीं लिखूंगा। क्या लिखा पहले? स्याद अस्ति। स्याद अस्ति के सामने लिखो डेस करके। वस्तु सापेक्षिक रूप से सत है। वस्तु सापेक्षिक रूप से सत है। सत्य, सत्य नहीं, सत्य बताया था कल, जो हमेशा बनी रहेगी उसको क्या बोलते हैं? सत है। देखो स्याद अस्ति, क्या लिखा? हाँ, वस्तु बोलो सापेक्षिक रूप से सत है। अब ध्यान से देखिएगा, हो गया लिखकर। दूसरा नंबर, अब हमारे को, कई लोगों को मैं ये सुनता हूं कि भाई सर मेरा पेपर पूरा नहीं होता है। ऐसा सुना है मैंने बहुत सालों में, पेपर पूरा नहीं होता ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि समय हो जाता है मैं लिख ही नहीं पाता हूं। तो आपको थोड़ा सा कूटनीतिक बनना पड़ेगा, है ना। क्या लिखा? स्याद अस्ति की जगह क्या लिखोगे? नास्ति। देश वस्तु सापेक्षिक रूप से सत की जगह क्या है? असत है। बढ़ो जल्दी, बढ़ाओ स्पीड। क्या हो गया? वस्तु सापेक्षिक रूप से सत की जगह क्या लिख दिया? असत। खत्म। अरे ऐसा ही लिखता हूं मैं, खत्म, है ना। क्या बचा रहे हैं हम? तो ये चिन्ह क्यों बना है हिंदी में? अरे हिंदी में चिन्ह क्यों बना है? हटा दो उसको, नहीं लिखेंगे हम। आपने जब हिंदी में ये चिन्ह दिया और विराम चिन्हों में इसका नाम रखा तो उपयोग करने के लिए दिया है ना। क्या बचाने के लिए? समय। प्रशासन में क्या बचाना है? अरे मैं पहले ही बता चुका हूं, कलेक्टर साहब के पास आपको जाना है, जाना है कि नहीं? तो फिर अपनी बातें संक्षेप में कहना है, ठीक है। हो गया। स्याद अस्ति की जगह क्या आ गया? चलो जल्दी जल्दी। स्याद अस्ति च, हाँ जी, स्याद के बाद अस्ति च, इसको लिख दो भाई, चलो कहीं कहीं लिख देंगे। स्याद अस्ति च, बोलिए नास्ति च, देश अस्ति च नास्ति च, मतलब क्या हुआ? वस्तु सापेक्षिक रूप से सत व असत दोनों है। वस्तु सापेक्षिक रूप से सत व असत दोनों है। हो गया क्या? चलो चौथा, चौथा वही जो आपका मूल स्टेटमेंट था। क्या भाई? वस्तु में अनेक गुण कैसे रहते हैं? अव्यक्त। यही तो मूल मुद्दा है आपका, है कि नहीं? मतलब आप उस विषय के, उस टॉपिक के सेंटर बिंदु को क्या करिए? पकड़िए और उसके आधार पर अपनी बात कहिए। और ढेरों उदाहरण आपके पास है। मैंने अभी महाभारत का उदाहरण दिया था, सुबह शाम का उदाहरण दिया। आम का उदाहरण पता है सबको, कुछ समय तक खट्टा, बाद में कैसा हो जाता है? दूध अच्छे से गर्म करके पिएंगे तो मीठा, और 2 दिन रख देंगे तो पता है आपको कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा कि नहीं? स्याद कैसा? अव्यक्तम।
स्याद अव्यक्तम, डैश मारो। वस्तुओं में अनेक गुण कैसे रहते हैं? अव्यक्त रहते हैं। लिख दिया। वस्तुओं में अनेक गुण कैसे रहेंगे? अव्यक्त रहते हैं। 5वां नंबर, अब कुछ लिखना नहीं है, जोड़ना भर है। पहला और चौथे को जोड़ो। स्याद अस्ति च अव्यक्तम, लिखो। स्याद अस्ति च अव्यक्तम डैश, कुछ नहीं लिखना है आगे, आगे कुछ लिखते नहीं है ना। स्याद अस्ति च अव्यक्तम। दूसरा, स्याद नास्ति च अव्यक्तम, दूसरे के साथ चौथा जोड़ दो, दूसरे के साथ चौथा, और पहले के साथ चौथा जोड़ोगे तो 7वां बन जाएगा। सबको जोड़ना किसके साथ है? किसके साथ? 4 के साथ। ऊपर वाले को 4 के साथ जोड़ते जाओ, जल्दी जल्दी बन गया। आगे सप्तभंगी है। स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, पहले के साथ चौथा, दूसरे के साथ चौथा, तीसरे के साथ चौथा, बन जाएगा 5वां, 6वां और 7वां। आगे कुछ नहीं लिखना है, सब लिख चुके हो गया। यहां देखें जल्दी जल्दी। पहला नंबर लिखा परिचय, दूसरा नंबर पर केंद्रीय सिद्धांत व्याख्या कर लोगे, तीसरे नंबर पर क्या है? सापेक्षतावाद। चौथा नंबर पर क्या दिया? सिद्ध करने के लिए तर्क। उसके बाद क्या की? व्याख्या। 5वां नंबर में उदाहरण दो। उदाहरण लिखिए जल्दी से। अंधे व हाथी का, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। अंधे व हाथी का, अंधे व्यक्ति को हाथी पकड़ने बोलो। किसको पकड़ने? हाथी। ठीक है, एक अंधा जाएगा, अंधे लिखा और क्या लिखा? हाथी। 5 अंधे लिख लो। अंधे कितने लोग हैं? 5। 5 अंधे व हाथी का उदाहरण 5 लिख दो सामने। एक हाथी गया, एक अंधा गया, हाथी को पकड़ा, पैर पकड़ लिया, उससे पूछे हाथी कैसा है? तो बोला खंबे के समान। किसके समान है? लिखो जल्दी से। पहला नंबर पर है ना, एक अंधा व्यक्ति हाथी का क्या पकड़कर? पांव पकड़कर उसे क्या बोलता है? खंबा कहता है। खंबा कहता है या खंबा है बताता है। दूसरा नंबर लिख दो, उसी में लिख दो पूरा व्याख्या में। दूसरा, पूंछ पकड़कर, क्या पकड़ा? पूंछ पकड़कर हाथी कैसा है बोलता है? रस्सी के समान। पूंछ पकड़कर किसके समान? रस्सी के समान। और तीसरा, कान पकड़कर सूपे के समान बताता है आदि। अरे 5 के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, टाइम नहीं है। कितने के बारे में बताइए? कान पकड़ेगा तो क्या बोलेगा? सूपा के समान है हाथी। सूपा जानते हो ना? जी हाँ। आदि लिख दो। 5 की बात कभी नहीं बताते। पीएससी की परीक्षा में सबसे ज्यादा लिखते हैं आदि। क्या लिखते हैं? 2 लिखो, तीसरा बोल दो आदि। टाइम नहीं है, अगली बार बताएंगे। तो समझ में आई बात? अधिकांश जगह क्या लिखना होता है? आदि। यही कूटनीति है, समझ गए? हो गया लिखकर आदि। आगे बढ़ो। अब निष्कर्ष जल्दी लिखो। पहला नंबर लिखना नहीं भाई, सुन लो पहले। इस प्रकार जैन अपने तर्कों, सप्तभंगी नय और उदाहरणों से स्यादवाद या सापेक्षिक ज्ञान को सिद्ध कर देते। देखो निष्कर्ष, इस प्रकार जैन अपने तर्कों कामा व्याख्या किससे की थी? व्याख्या एवं क्या उदाहरण भी दिया ना, उदाहरणों से सापेक्षिक ज्ञान, कोष्टक में क्या? स्यादवाद या सापेक्षतावाद, जो भी कहो, को सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध कर देते हैं। हो गया खत्म। सिद्ध करके जैन के नीचे 2000 वर्ष बाद, जैन के कितने हजार बाद? 2000 वर्ष बाद आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया।
यही उनकी महानता का परिचायक है। किसकी? कई समझ जाएंगे आइंस्टीन की। महान तो वो होगा ना जो पहले दिया होगा, बाद वाला थोड़े ना होगा। ठीक है, यही उनकी महानता का परिचायक है। किसकी महानता का परिचायक? जैन की। हो गया। लेकिन आलोचना भी करना है भाई। लेकिन जैन कैवल्य के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? कैवल्य के संदर्भ में, कैवल्य के संदर्भ में सापेक्षिक ज्ञान के स्थान पर कौन सा ज्ञान? निरपेक्ष ज्ञान को अपना लेते हैं। कैवल्य के संदर्भ में निरपेक्ष ज्ञान को अपना लेते हैं, सीधे लिख दो, निरपेक्ष ज्ञान को अपना लेते हैं। यही उनके चिंतन या दर्शन का विरोधाभास है। क्या है भाई? इनके दर्शन या चिंतन का क्या है? विरोधाभास। हो गया। ठीक, चलो जल्दी से एक दूसरा वाला है, 5 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा जैन का काम ना। ठीक है, आपको मैं सिर्फ इस जैन के सिद्धांत के माध्यम से 5 नंबर में कैसा लिखेंगे, 20 नंबर आ जाएगा तो कैसे फैला देंगे, यही बात सिखाना चाह रहा था। यही हमारी आंसर फॉर्मेटिंग का मूल क्या है? उद्देश्य था। ठीक है, चलो जल्दी से, कौन सा? जैन का क्या आएगा? अनेकांतवाद। 5 मिनट और दे दीजिएगा, सब खत्म कर देंगे फटाफट। अनेकांतवाद हेडिंग डालो, नया पेज लो। ये अनेकांतवाद 5 नंबर में भी आएगा। यहीं से कट कट के क्या मिल सकता है पता है ना अंदर? सही है, त्रिरत्न पूछा जा सकता है, पंचमहाव्रत पूछा जा सकता है, अनेकात्मवाद पूछा जा सकता है, अनंत चतुष्टय पूछा जा सकता है। क्या अनंत चतुष्टय भी है? मैंने पहले ही आपके लिए रेखा खींच दी है कि भाई यह इसके अंदर है। ठीक, वही वही देखेंगे, बढ़ जाएंगे। चलो पहला नंबर थोड़ा स्पीड से लिखो, क्या लिखोगे? परिचय हो गया। दूसरे नंबर में क्या लिखोगे? केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत में ज्ञान मीमांसा की तत्व मीमांसा? हाँ, केंद्रीय सिद्धांत में तत्व मीमांसा में कौन है पता है आपको? बोलो। बहुत्ववादी, वस्तुवाद। बहुत्ववादी, वस्तुवाद। हो गया। बस 1 मिनट रुको, यहां पर इतना लिखकर हो गया होगा तो। इतना हुआ, बढ़ जाए, यहां पर आ जाते हैं, इसी से आगे बढ़ेंगे, यहां पहुंचेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसको समझना है, बहुत जगह ये शब्द मिलेगा, एक एक शब्द समझना है। क्या लिखा है? वस्तुवाद, है ना? वस्तुवाद का मतलब है कि इस संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं होती है। 2 प्रकार की वस्तुओं को मानने वाला क्या कहलाए? वाली विचारधारा को क्या बोलेंगे? वस्तुवाद। और जो एक ही वस्तु को मानता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विज्ञानवाद। यानी वस्तुवाद का उल्टा, भौतिकवाद का उल्टा क्या? अध्यात्मवाद। विवर्तवाद का उल्टा परिणामवाद। बस अब थोड़ा थोड़ा पहुंचते हैं अंदर, चलेगा ना? ठीक है, परिणामवाद किसका उल्टा है? विवर्त। और वस्तुवाद का उल्टा। दोनों में क्या अंतर? ये कहेगा कि संसार 2 वस्तुओं से बना है, चित्त और अचित्त। चित्त और अचित्त। विज्ञानवाद बोलेगा कि संसार केवल किससे बना है? चित्त। और चित्त को ही क्या बोलेगा? जल्दी बोलो भाई, ब्रह्म। सही है, यानी संसार किससे बना है? ब्रह्म से। वो बोलेगा, उसको लिखना नहीं है, अभी मैंने बता दिया, बस चलेगा। यहां तक पहुंच गए हो? नीचे लिखो, वस्तुवाद के अनुसार संसार में, संसार किससे बना है? चित्त व अचित्त से। जल्दी लिखो, वस्तुवाद के अनुसार संसार, थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत तो नहीं? बीच में कहीं गड़बड़ हो तो बताना है ना। वस्तुवाद के अनुसार बोलो जल्दी। संसार चित्त व अचित्त से बना है। अचित्त से बना है। हाँ, चित्त व अचित्त की संख्या अनेक होने के कारण इसको अनेकांतवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? चित्त व
नीचे लिखो जल्दी से, चित व अचित की संख्या, चित व अचित की संख्या क्या होने के कारण, अनेक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं। वही था आपका जो प्रश्न में पूछे क्या था वो बताओ जरूर। जैसे मैंने बोला था स्यादवाद, सापेक्षिक ज्ञान को ही सिद्धांत के धरातल पर क्या बोलते हैं, स्यादवाद कहते हैं। हर बार जो पूछे वो बताना है क्या था। लोकायत क्या था बताया आपने, समझ गए ना। क्या बोलेंगे, चित व अचित की संख्या क्या हो, अनेक होने पर उसको क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं। ठीक, अब चित्त क्या है और अचित क्या है ये बताना पड़ेगा। तो अचित को तो जाने दो, चल जाएगा, छोड़ भी दोगे तो इतने से काम चल जाएगा। चित्त चेतन तत्व है, लिखना नहीं है, पहले सुनना है। और अचित जड़ तत्व है। अचित क्या है, याद रह जाएगा, है ना। चलो नीचे लिख दो, चित्त पर ही फोकस करना है। चित्त क्या है, चेतन तत्व है, तत्व है जिसमें द्रव्य विद्यमान रहता है। द्रव नहीं, लिक्विड नहीं, द्रव्य। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, 3, पता है सबको। चित्त में क्या, चित्त में क्या विद्यमान रहता है, द्रव्य विद्यमान रहता है, द्रव्य विद्यमान रहता है जो उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। उत्पन्न भी होगा और क्या हो जाएगा, नष्ट होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा मूल फोकस किस पर है, चित्त कैसा तत्व है, चेतन तत्व। इसमें क्या विद्यमान रहता है, जल्दी बोलो, द्रव्य विद्यमान रहता है। द्रव्य क्या होता रहता है, उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। चित्त में या आत्मा रहती है, देखो चित्त में आत्मा विद्यमान होती है। अगला पैराग्राफ लिख लो यार, पैराग्राफ लिखो जरा जल्दी से। चित्त में क्या, आत्मा विद्यमान है, पैराग्राफ में लिखना है इसको। आत्मा विद्यमान रहती है जो अनंत चतुष्टय संपन्न है। लिखो कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, अब सब हटा दे रहा हूं। ठीक, हम पहुंच गए अनेकांतवाद पर। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद से हम पहुंच गए चित्त पर, पहुंचे ना। चित्त में क्या था, क्या थी भाई, आत्मा। अरे ये मूल है हमारा, क्या चीज, आत्मा। आत्मा कैसी है, कैसी है भाई, अनंत चतुष्टय संपन्न। का मतलब है इसमें 4 चीजें हैं और चारों कैसी है, अनंत है। डेस, जहां अनंत चतुष्टय संपन्न आया होगा, है लिखा, उसके सामने डेस लगाना है। अब आप सोचो कि आपके पास कहां पर है, वो नहीं है तो इधर आ जाओ, पहला। जिनके पास आधे रास्ते में है तो वो पहले में लिखेंगे यहां अनंत, जल्दी लिखो, अनंत दर्शन। क्या लिखेंगे, अनंत दर्शन। मैं भी इधर लिख लेता हूं, चलो। अनंत चतुष्टय संपन्न है, पहला नंबर बोलो, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन। दूसरा, अनंत के नीचे डैश मारेंगे, पता है ना, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। यानी आत्मा को सबसे अंत में क्या मिलता है, क्या मिलता है भाई, आनंद नहीं मिलता, अनंत आनंद मिलता है। किसको, आत्मा को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि उसको हमेशा ये 4 चीजें मिलती रहती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। किसको मिलती है, आत्मा को। लेकिन ये आत्मा लोभ, मोह और माया के कारण, किसके कारण, लोभ मोह माया के कारण ये जो अनंत है वो हो जाता है पहला। अनंत की जगह क्या, सीमित। सीमित क्या आ जाएगा, दर्शन। लिखना नहीं पर आप लोग, है ना। दूसरा नंबर सीमित क्या मिलेगा आपको, ज्ञान। तीसरा नंबर सीमित शक्ति मिलेगी और चौथा नंबर में सीमित आनंद मिलेगा, है ना। अन्यथा नहीं लेंगे। मैं एक उदाहरण दूं, चलेगा। सोचिए आप कि अगर कोई व्यक्ति लोभ मोह माया में नहीं फंसा है, जैसे कि सांसारिक जीवन का एक उदाहरण लेते हैं, गृहस्थ जीवन का। यदि कोई व्यक्ति वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में नहीं फंसा है,
सोचो, अब उसको कोई टेंशन नहीं है शाम को जाने की, फोन आने की और जाने की, जहां जाना है वहीं पर खुश है कि नहीं? उसका ज्ञान, उसको उसको क्या मिला? मिलेगा कि नहीं बताओ? अब जिसका जो कहां फंस गया है, लोभ मोह माया में, वो कैसा हो गया? अनंत की जगह कैसा मिलेगा उसको आनंद? फिर वही बात चार वाक की है ना, इंद्रिय सुख, पता है कि नहीं सबको? आदि बातें, सही है। तो यहां पर जितनी बातें बताई गई है कि गृहस्थ जीवन कितना, मतलब उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, किसकी? गृहस्थ जीवन की। क्योंकि हर संत उपदेशक कहेगा कि गृहस्थ जीवन में कई समस्याएं हैं और आप इसके कारण कैसे हो जाते हो? सब जगह अनंत की जगह क्या बन गए? जबकि आपके अंदर पहले से क्या था? सब कुछ किस रूप में है? अनंत रूप में। लेकिन इसके कारण आप कहां फंसे हैं? सीमित। गृहस्थ जीवन पर सभी लोगों ने यह बात कही है। आप कितने भी उपदेशकों को सुन लीजिए, वो सब किसकी बात करेंगे? लोभ मोह माया की। और इसके कारण आत्मा जो अनंत वाली है वो किस में कन्वर्ट हो गई? सीमित में। और फिर वही बात, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि आपको पलायनवाद की ओर जाएं, निवृत्त मार्ग की ओर जाएं। मैं अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा हूं। ये हमारे संत उपदेशकों ने जो कहा है वही बात मैं बता रहा हूं। जैन ने भी यही बात कही है। क्या कही है? कि आत्मा कैसी है? आत्मा का मूल स्वरूप ऐसा है, लेकिन इसके कारण वो इस रूप में आ जाती है। किस रूप में? क्या लिख दिया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। लेकिन लिखो किसके कारण? लोभ मोह माया के कारण। पैराग्राफ में लिखना है लेकिन को। लेकिन लोभ मोह माया के कारण, लोभ मोह माया के नीचे डैश मारो। सभी लोग इसी पर टारगेट करेंगे। किस पर? मैं बुद्ध के दर्शन में जाऊंगा, वो भी यही बोलेंगे। मैं शंकराचार्य के दर्शन में जाऊंगा, वो भी यही बोलेंगे। किसको टारगेट करेंगे? किसको? सबका टारगेट यही है, सबका इसी पर टारगेट करेंगे और बोलेंगे कि इसी के कारण आप यहां पर फंसेंगे, बंधनग्रस्त होंगे। विवाद का कारण लोभ मोह माया है। सब लोग यही बात बताएंगे। जिस दिन आप ये छोड़ दोगे सब चीजें समाप्त हो जाएगी। देश में, विश्व में जितने विवाद हो रहे हैं उनका कारण भी यही है। ये कौन बताएंगे? पता चल गया? लोभ मोह माया के कारण आत्मा कैसी हो गई? सीमित परिमित हो गई। सीमित हो गई ना, इतनी सी जगह में हो गया। अब उसको सब कुछ कैसा मिलेगा? उतना लिखने की जरूरत, तब उसको सीमित दर्शन, सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति और सीमित आनंद मिलेगा, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो समझ गए, समझे हो कि नहीं? ठीक। अब ये सब लोभ मोह माया क्या है? हर दिन आपके द्वारा किया गया कर्म है। आपके द्वारा किया गया क्या है? कर्म। किसके लिए कर रहे हो? लोभ के कारण। नीचे लिखो, ठीक है ना? अगले पैराग्राफ में लिख दें, इन लोभ मोह माया को, इन लोभ मोह माया को कर्म, अब एक नया शब्द आपके लिए आएगा, चल जाएगा, पुद्गल। क्या बोलेंगे? पुद्गल। इन लोभ मोह माया को क्या बोलते हैं? कर्म पुद्गल कहते हैं। कर्म पुद्गल कहते हैं। हो गया। अब यहां देखो, ये आपकी आत्मा है ना? यहां पर लोभ, देखिए जरा अच्छे से, लोभ मोह और कौन है? माया है। ये लोभ मोह माया इधर चलती है, किसकी ओर? आत्मा की ओर। इस लोभ मोह माया को, मैंने लोभ मोह माया की जगह इन्होंने नाम बदल के क्या बोला? कर्म पुद्गल। अब मैं ये हटा दूं क्या? अब क्या बचा? कर्म पुद्गल। कर्म पुद्गल किसकी ओर चलता है? और आत्मा की ओर जाकर के जब उसका आत्मा की ओर प्रवाह होता है, आत्मा की ओर प्रवाह होता है, तो उसको आश्रव कहते हैं। जब ये वहां जाकर के चिपक जाता है, कौन? कर्म पुद्गल, तो आत्मा कैसी हो जाती है? बंधनग्रस्त। उसको बंध बोलते हैं। इस कर्म पुद्गल का आत्मा की ओर होने वाला क्या है? ये प्रवाह को अगर आप क्या कर दो?
रोक दो रास्ते में, तो इसको संवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवर। अब ठीक है कि आपने अभी जब पता चला आपको कि अरे गलत है, तब आपने रोक दिया कि भाई इनको नहीं आने देंगे, लेकिन पहले से कुछ अंदर गया होगा, पहले से कुछ अंदर, पहले से कौन गया? लोभ मोह माया अंदर पहले से भी चली गई होगी, उसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। जो पहले बार अंदर चला जाता है ना, उसको निकालना क्या रहेगा? बड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। जब उसको कठिन तपस्या करोगे तो पहले से जो यहाँ चिपक गए हैं, कहाँ पर? आत्मा में पहले से जो कौन चिपक चुके हैं, उसको बाहर निकालने के लिए कठिन तपस्या करना पड़ता है। किसके लिए? निर्जरा के लिए। और जब निर्जरा के लिए कठिन तपस्या करते हो तो उसके लिए अपनाए जाते हैं क्या? त्रिरत्न। और उन त्रिरत्नों के नाम क्या हैं? जल्दी बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और इन सम्यक चरित्रों के लिए फिर क्या करोगे? जल्दी बोलो। पंच महाव्रत अपनाओगे। किसके लिए? सम्यक चरित्र। ठीक है, चलो जल्दी से अगला पैराग्राफ पहले सुनो। ये चित्र बनाओ। कर्म पुद्गल, ये तीर बनाओगे, ये ऐसा खींचोगे और ये ऐसा बनाओगे। बनाओ। कर्म पुद्गल, उधर आत्मा है, कर्म पुद्गल किसकी ओर चल रहे हैं? आत्मा की ओर। हो गया? हाँ, खींच दिया सबने। कर्म पुद्गल, तीर बनाया। ये तीर क्या है? तीर क्या है? एक है। अरे एक है भाई। इतना चित्र बना के हो गया क्या? हाँ, बना के हो गया होगा तो नीचे लिखो जल्दी से। कर्म पुद्गल का आत्मा की ओर प्रवाह और मुक्त होने की 5 अवस्थाएं हैं। जल्दी लिखो। कर्म पुद्गल का आत्मा की ओर प्रवाह, स्पीड से लिखना है, वहां तो इससे भी बहुत स्पीड चलती है, पता है ना। कर्म पुद्गल का आत्मा की ओर प्रवाह एवं बाहर निकलने की 5 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्थाएं होती है। डेस, वो लाइन छोड़ दो, डेस मार के एकदम किनारे पे जाओ। एकदम किनारे पे जाकर पहला आश्रव, आश्रव के सामने डेस करके लिखो। हाँ, कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रवाह। आश्रव के सामने क्या लिखोगे? कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रवाह। कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रवाह। प्रवाह हो गया। दूसरा नंबर, आश्रव के बाद बंध। कर्म पुद्गलों का आत्मा में चिपक जाना। अब देखो वहां क्या सेट हो सकता है, कहां कहां हाइपन लग सकता है। कर्म पुद्गलों का क्या लिखा? आत्मा में क्या हो जाना? चिपक जाना। क्या कहलाएगा? बंध। तीसरा संवर, कर्म पुद्गलों के प्रवाह को क्या करना? रोकना। संवर के बाद चौथा नंबर क्या? निर्जरा। चौथा नंबर निर्जरा। पहले से चिपके कर्म पुद्गलों को बाहर निकालना। पहले से चिपके कर्म पुद्गलों को बाहर निकालना। कर्म पुद्गलों को बाहर निकालना। बाहर निकालना हो गया। उसी के सामने डेस। इसके लिए कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया जाता है। कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया जाता है। किसके लिए? निर्जरा के लिए कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया जाता है। और किसका पालन करोगे? त्रिरत्नों का पालन किया जाता है। और त्रिरत्नों का पालन किया जाता है। त्रिरत्न बगल में लिखो जल्दी जाकर। बगल में क्या लिखोगे? त्रिरत्न डेस। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के सामने डेस लगाओ। सम्यक दर्शन डेस। जैन आगम पर विश्वास। आगम क्या है? जैन के ग्रंथ है। देखो, जैन
आगम पर विश्वास। आगम, आगम, जैन को ग्रंथ को क्या बोलते हो? आगम। जैन आगम पर क्या? विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान डैश। आगमों पर विश्वास से ज्ञान प्राप्त होता है। आगमों पर विश्वास से ज्ञान प्राप्त होता है। हो गया। तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र हो गया। इसके लिए पंच महाव्रत अपनाए गए। जल्दी लिखो। इसके लिए क्या अपनाए जाते हैं? पंच महाव्रतों का पालन किया जाता है। हो गया लिखकर? वो लाइन छोड़ो, नीचे आओ, बगल में लिखो पंच महाव्रत। बगल में जाकर क्या लिखोगे? हम बार बार बोलते हैं बगल में लिखो, दाएं लिखो, डैश मारो, वैसा ही लिखते हैं परीक्षा में। ठीक है, जैसा बताया जाए वैसा लिखिए, प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा। थोड़ी स्पीड है, थोड़ा मजबूरी है, क्या करें। क्या लिखा? पंच महाव्रत। पहला सत्य। पंच महाव्रत डैश। पहला क्या? पंच महाव्रत के सामने डैश लगा के पहला लिखेंगे और पंच महाव्रत के नीचे वाला पूरा स्पेस खाली दिखेगा। समझ में आ रहा है? एक के नीचे 2 3 4 ऐसा चलता है, तब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। मेरी कॉपी का भी देखिएगा, अभी यहाँ नहीं है, सब टाइपिस्ट वाला है, तो मैं बता था कैसे लिखते हैं। मतलब देखने वाला एक बार आपकी कॉपी ऐसे देखे, बिना पढ़े समझ जाए कि आपको प्रेजेंटेशन आता है, उसमें नंबर मिलते हैं। आप कॉपी भरेंगे, कोई नंबर नहीं आने वाला। एक व्यक्ति वही लिखकर आया जैसा आपने लिखा, आपने कॉपी भरी थी, उसने प्रेजेंटेशन ठीक किया था, उसको ज्यादा नंबर मिले। कुछ समझ रहे हो बात? है ना? क्या लिखा बोलो? पहला नंबर क्या? सत्य। मन वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। फटाफट डेस। मन वचन व किससे? कर्म से क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। सत्य के बाद अहिंसा। अहिंसा के सामने लिखना नहीं है अब। मन वचन और कर्म से अहिंसा नहीं, यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरा क्या है भाई? अस्तेय। अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, क्या लिखा? अपरिग्रह, है ना? कई तरीके से लिख सकते हो कि वैधानिक तरीके से जीवों को पार्जन करना चाहिए, है ना? वैधानिक तरीके से जीवों को पार्जन करना चाहिए, या नियमानुसार जीवों को पार्जन करना है। वैधानिक तरीके से जीवों को पार्जन। और चौथा नंबर क्या है? ब्रह्मचर्य। हो गया। ब्रह्मचर्य जीवन या ब्रह्मचर्य आश्रम का या ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य जीवन का पालन हम तो 25 साल ही कर पाएंगे, क्योंकि अगला आश्रम कौन सा है भाई? गृहस्थ। सही है। और यहां पर बोला क्या जा रहा है? पूरे जीवन भर क्या करना है? ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है। ठीक है, चलो इन पंच महाव्रतों के लिखो। इन पंच महाव्रतों के निरंतर अभ्यास से चरित्र शुद्ध होता है और त्रिरत्नों द्वारा आत्मा अपने मूल स्वरूप क्या है? अरे आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? अनंत चतुष्टय। पुस्तक में लिखो अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय में वापस आ जाती है। अनंत चतुष्टय में वापस आ जाती है। सही, वापस आ गए। किसमें? अनंत चतुष्टय में वापस आ गए। ठीक, तो पहले पता हो गया कि आत्मा मूल स्वरूप में थी, बीच में कौन आए भाई? कर्म पुद्गल। इनके चलते क्या हुआ? बंद हुआ।
और अंत में कौन सी अवस्था आएगी? पांचवा अवस्था। कौन सी अवस्था है? मुक्त। अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाती है। इसे ही मुक्त अथवा कैवल्य कहते हैं। मुक्त अथवा क्या बोलते हैं? कैवल्य। कैवल्य में कौन सा ज्ञान हुआ है? कोष्टक में लिखो, निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्षिक नहीं, अंतिम में निरपेक्ष ज्ञान बोल देते हैं ना, निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। जल्दी से समाचार पत्रों में जो लिखा रहता है लिख दे। वर्तमान समय में, पहले सुन लो, घर में लिख देना, चलेगा? आप जरा, अभी 8-10 दिन पहले की घटना है, मैंने पढ़ा था कि एक जैन समुदाय का पूरा परिवार अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर सन्यासी बने। क्या छोड़ा उन्होंने? लोभ मोह माया। और किसकी ओर चले गए? अरे कैवल्य की ओर चले गए भाई। उनको कैसा ज्ञान प्राप्त करना था? अरे निरपेक्ष ज्ञान, है ना। और उनको क्या चाहिए? अनंत अनंत आनंद। अरे अंतिम गोल आपका चौथा है। क्या है भाई? जबकि करोड़ों की संपत्ति है। किसकी? करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी छोड़ दिया। पता चला कुछ? लिखो उदाहरण। वर्तमान में कोई उदाहरण जो आपका केस स्टडी में कोई भी रहे, XYZ जो दिखे थोड़ा बड़ा। अब बिल गेट्स छोड़ दिया वाली बात हो जाएगी। नहीं तो बिल गेट्स नहीं छोड़ेगा। कौन? कोई भी समुदाय, मतलब जैन समुदाय का किसी भी एक व्यक्ति, परिवार, जहां का उदाहरण आपने देखा होगा और अभी लेटेस्ट रहा हो, वो आप लिखेंगे। चलेगा? है ना? सही है। कितने नंबर आए? अंतिम में 1 नंबर आ जाएगा। अरे अंतिम में 1 नंबर चुराना है। सब तो मालूम है, 3 तो आ ही जाएगा ना। कितने नंबर चुराने की कहानी है? और 1 नंबर के लिए अंतिम में जुगाड़ चाहिए अपने पास, कहीं कहीं से लाओ। लिखो जल्दी। व्यवहारिक बात है कि नहीं? हाल ही में, है ना, एक जैन परिवार के सभी सदस्यों द्वारा, अब हाल ही में कहां का था वो तो आपको लिखना है। अरे गुजरात का ही नहीं होगा, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है। हाल ही में क्या लिखा? एक जैन परिवार के सभी सदस्यों द्वारा अपनी करोड़ों की संपत्ति, कोष्टक में, करोड़ों की संपत्ति के कोष्टक में क्या आएगा? लोभ मोह माया, ठीक, को छोड़कर क्या ग्रहण किया गया? सन्यासी जीवन अपनाया गया। अर्थात क्या हुआ? जैन समुदाय के अधिकांश लोग जैन के दर्शन या चिंतन को व्यवहारिक रूप देते हैं। केवल धरातल पर नहीं है, है ना, आदर्श रूप में नहीं। कैसा? व्यवहारिक रूप दे रहे हैं कि नहीं? आगे समझ कैसे निष्कर्ष लिखते हैं। चलिए, आज तो हमारी कहानी यहीं तक समाप्त होनी पड़ेगी। हम तो सोच कर बैठे थे कि आज हमारे को, तो हम पूरी तरह से तैयार थे आज दूसरी यूनिट के लिए। कौन सा यूनिट? क्योंकि वो आपका डैमेज एरिया है। ये तो मैंने साउंड एरिया में कन्वर्ट करा लिया हूं। कौन सा? वही डैमेज है ना। कल हम इसकी बात ही ना करें, उसकी करें, चलेगा क्या? शुरुआत में, हाँ, उसका शुरुआत कर लेंगे, चलेगा ना। तो यूनिट नंबर 2, एक काम करिएगा, आप लोग देखिए, अरे हमारी बात तो सुनिए।